नमस्कार दोस्तों, हिंदी साहित्य लाभ चैनल में आप सभी का फिर से हार्दिक अभिनंदन है। जैसे कि हम सभी को पता है, इस चैनल के माध्यम से हम यूजी नेट, जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी जैसे विभिन्न परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए अध्ययन करते हैं और उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ने वाले हैं यूजीसी नेट में लगी हुई यूनिट 1 भाषा और उसका विकास को पहला वीडियो हम सभी ने अध्ययन किया था। अब उसका हिंदी का भौगोलिक विस्तार एवं उसके विविध रूप को अध्ययन करने वाले हैं, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है और प्रत्येक एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न पूछी जाती है। कहता है इसमें कि भाषा वैज्ञानिक भाषा और बोली के बीच एक और वर्ग को स्वीकार करते हैं, जिसे उपभाषा कहते हैं। कहने का मतलब होता है, जैसे एक होती है भाषा, उसका होता है उपभाषा। ठीक है, तो उसी का जो वर्गीकरण है उसका रूप देखने वाले हैं। हिंदी भाषा का वर्गीकरण 5 उपभाषाओं में किया जाता है। इन 5 उपभाषाओं तथा बोलियों को आरेख के माध्यम से समझ सकते हैं, जो इस प्रकार है। हिंदी की उपभाषाएं तथा बोलियां, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछी जाती है। पहला आता है शौर श्रेणी। शौर श्रेणी का जो उपभाषा है, जैसे हम सभी ने देखा है 5 से 4 होती है। इसमें जो आता है वो गुजराती, पहाड़ी हिंदी, राजस्थानी आदि आती है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं उपभाषा में शौर श्रेणी का राजस्थानी। राजस्थानी का जो उपबोली है वो मुख्यतः 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। एक आता है मारवाड़ी, मालवी, मेवाती और जयपुरी। जयपुरी को ढूंढाड़ी भी कहा जाता है। अब मारवाड़ी कहाँ कहाँ बोली जाती है? जोधपुर में, अजमेर, मेवाड़, सिरोही, बीकानेर, जैसलमेर, उदयपुर, चूरू, नागौर, पाली, जालोर, बाड़मेर। पाकिस्तान के सिंध प्रांत के पूर्वी भाग में मारवाड़ी शब्द बोली जाती है या बोली बोली जाती है। मालवी कहाँ कहाँ बोली जाती है? उज्जैन, इंदौर, देवास, रतलाम, भोपाल, होशंगाबाद, प्रतापगढ़, गुना, नीमच, टोंक आदि। मेवाती अलवर, गुड़गांव, भरतपुर। जयपुरी कहाँ बोली जाती है? हाड़ौती में, कोटा में, बूंदी में, बारन में और झालावाड़ में बोली जाती है। अब शौर श्रेणी का जो उपभाषा है हिंदी पहाड़ी, उसको देखेंगे। इसका बोली 2 है, एक कुमाऊनी और गढ़वाली। कुमाऊनी जो बोली है वो नैनीताल, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ में बोली जाती है। गढ़वाली में गढ़वाल, टिहरी, चमोली, उत्तरकाशी के आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती है। अब शौर श्रेणी के जो उपवर्ग था, अब आता है पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत जो बोली आती है वो मुख्यतः पा जाती है ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी, कोरवी और हरियाणवी। कितने आते हैं? मुख्यतः 5 आते हैं। ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली, कोरवी, हरियाणवी आदि आती है। ब्रजभाषा के अंतर्गत उत्तर प्रदेश जो भाषा है वो ब्रजभाषा बोली जाती है। मध्य प्रदेश और राजस्थानी, ये सब स्थानों में ब्रजभाषा मुख्यतः बोली जाती है। कन्नौजी का अगर देखा जाए तो फर्रुखाबाद, कानपुर, हरदोई, पीलीभीत, इटावा और शाहजहांपुर में बोली जाती है। बुंदेली में झांसी, जलौन, हमीरपुर,
बंदा, छतरपुर, सागर, ग्वालियर, भोपाल, ओरछा, नरसिंहपुर, सिवनी, होशंगाबाद आदि क्षेत्रों में बोली जाती है। कोरवी या खड़ी बोली जिसको कहते हैं वह क्षेत्र है रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मेरठ, सहारनपुर, देहरादून, अंबाला, मुजफ्फरनगर आदि क्षेत्रों में बोली जाती है। अब आता है अर्धमागधी। अर्धमागधी का जो उप बोली है वो है पूर्वी हिंदी। अब पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 बोली आती है, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अवधी जो बोली है वो मुख्यतः अयोध्या, लखनऊ, लखीमपुर खीरी है ना, बहराइच, गोंडा आदि क्षेत्रों में बोली जाती है। वहीं बघेली अगर देखें तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश आदि क्षेत्रों में बोली जाती है। छत्तीसगढ़ में देखें तो बिलासपुर, रायपुर, कांके, रायपुर, खैरागढ़ और कोरिया आदि क्षेत्रों में बोली जाती है। अब आती है मागधी। मागधी जो शब्द है वो बिहारी हिंदी के अंतर्गत आता है और इसमें 3 आता है, भोजपुरी, मगही और मैथिली। क्या आता है? भोजपुरी, मगही और मैथिली। भोजपुरी जो शब्द है, जो बोली है वो बिहार में बोली जाती है खासकर, जिसमें आता है छपरा, सिवान, गोपालगंज, भोजपुर, भभुआ, रोहतास, सासाराम, मोतिहारी, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी आदि क्षेत्र में बोली जाती है। वहीं झारखंड में देखा जाए तो रांची और पलामू भी भोजपुरी बोली जाती है। मगही अगर बोली का बात करें तो पटना, गया, मुंगेर, जहानाबाद, नालंदा आदि क्षेत्रों में बोली जाती है। मैथिली अगर देखा जाए तो वह पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरनगर, मुंगेर, भागलपुर, दरभंगा आदि क्षेत्रों में इसका काफ़ी ज़्यादा प्रचलन रहा है। ये था हम सभी का उसका बोली, उपबोली और उसका क्षेत्र विशेष, जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। अब आता है हिंदी की प्रमुख बोलियों के नामकरणकर्ता, मतलब जैसे खड़ी बोली है या कोरवी है तो उसका सर्वप्रथम नामकरण किसने किया था, इसको अब देखने वाले हैं। सर्वप्रथम देखेंगे कोरवी, राहुल सांकृत्यायन ने किया था। राजस्थानी जो भाषा है वो है ग्रियर्सन, डिंगल, बांकीदास, ब्रज बोली ईश्वरदास, बिहारी ग्रियर्सन, भोजपुरी रेमन और मैथिली कोलब्रुक ने इसका नामकरण किया था, जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब हिंदी की प्रमुख बोलियों का उच्चारण का वर्गीकरण, मतलब किस का उच्चारण कहाँ से होता है, इस चीज़ को देखने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग नीचे से देखते हैं। जैसे भोजपुरी जो है वो इकार बहुला होता है। इकार बहुला का मतलब होता है कि हर्षी का प्रयोग किया जाएगा। अब आता है उदासीन आकार बहुला। उदासीन आकार बहुला से तात्पर्य है अवधी और बघेली शब्द जो है या बोली जो है वो उदासीन के रूप में आता है। अब आकार बहुला देखें तो लिखेंगे कौरवी और दक्षिणी जो बोली है वो आकार बहुला के अंतर्गत आता है। अब जो बाकी जो बचा, जैसे ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी, मारवाड़ी, कुमाऊनी, गढ़वाड़ी और मालवी आदि सभी जो बोली है सभी के सभी औकार बहुला के अंतर्गत आता है। अब क्वेश्चन जो है ना बहुत पेचीदा तरीके से पूछी जाती है, इसलिए हम सभी को इसको काफ़ी ध्यान में रखते हुए अध्ययन करना होगा। जैसे अब आता है राजस्थानी हिंदी उपभाषा के विषय में उसकी विशेषताओं को उल्लेख किया गया है, जो हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कहता है इसमें कि राजस्थानी हिंदी उपभाषा राजस्थान, मालवा जनपद, सिंध के कुछ क्षेत्रों तक फैली है। इसको लगभग 400 करोड़ बोलते हैं। राजस्थान हिंदी उपभाषा ट वर्ग बहुला उपभाषा है। मराठी में प्रयुक्त
इन्फिनेटिव या ढ ध्वनि भी इसमें प्रयुक्त होती है। इसमें पुल्लिंग एकवचन शब्द प्रायः अकारांत होते हैं, यथा मतलब जैसे हुको, तारो आदि इसमें अधिकतर प्रयोग देखने को मिलती है। जैसे कि यहाँ पर देख चुके हैं कि राजस्थानी हिंदी उप 4 वर्गों में या बोलियों में विभक्त किया गया है: मारवाड़ी, मेवाती, मालवीय और जयपुरी। अब मारवाड़ी जो उसका उपबोली है उसको देखते हैं। राजस्थानी हिंदी की चारों बोलियों में मारवाड़ी प्रमुख बोली मानी जाती है या है। मारवाड़ी, मेवाड़ी, सिरोही, बागड़ी, थली, शेखावटी आदि मारवाड़ी की प्रमुख उपबोलियां हैं। पुरानी मारवाड़ी को ही डिंगल भाषा कहा जाता है। मीरा के पद कहीं ब्रजभाषा और कहीं मारवाड़ी आदि में प्रयुक्त की गई है। अब आता है जयपुरी। जयपुरी जयपुर का पुराना नाम ढूंढाड़ है, इस कारण इसे जयपुरी को ढूंढाड़ी भी कहते हैं। तोरावटी, काठड़ा, चौरासी, अजमेरी, हड़ौती जयपुरी की उपबोलियां हैं। मारवाड़ी में ण के स्थान पर न का प्रयोग दिखाई देता है। ये सभी दोस्तों आजकल विशेषता के रूप में पूछी जाती है कि इनमें से कौन सा विशेषता सही है या कौन सा विषय इसके विषय में गलत है। तो जब तक हम लोग अध्ययन किए हुए नहीं रहेंगे तब तक इसको पकड़ पाना या समझ पाना एग्ज़ाम के समय काफ़ी हम सभी के लिए पेचीदा हो सकता है, इसलिए हम सभी इसको हल्के में नहीं लेंगे। अब आता है मालवीय। लंबे समय तक उज्जैन के आसपास का एक क्षेत्र मालव या मालवा नाम से प्रसिद्ध रहा है, इस कारण यहाँ की बोली को मालवी भी कहते हैं। सोंडवानी, रागड़ी, पाटवी, रतलामी आदि मालवी की मुख्य उपबोलियाँ हैं। इसमें शब्द के शुरू के अक्षर में स्वर का दीर्घीकरण कर किया जाता है, यथा लकड़ी, लकड़ी का कपड़ा और कपड़ा आदि इसको कहा जाता है। मालवी के प्रमुख सर्वनाम है के, कीने, के आदि इसका उच्चारण किया जाता है। अब आता है मेवाती। मेवाती बोली मऊ जाति के निवास स्थान मेवात की क्षेत्र की बोली है। ठीक है, कैसे मेव जाति है ना। मेवाती की एक मिश्रित उपबोली अहिरवाटी है। क्या है? अहिरवाटी। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जैसे मेवाती की क्या एक मिश्रित उपबोली है, अहिरवाटी है, जो गुड़गांव, दिल्ली, करनाल के क्षेत्रों आदि में बोली जाती है। इसके साथ ही राठी, नहरे, कटहर, गुजरी आदि मेवाती की अन्य उपबोलियां हैं। ये हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। छोटी है लेकिन काफ़ी मोटी भी है। बिहारी हिंदी उपभाषा को अगर देखा जाए तो भोजपुरी मैथिली में भी जो आता है, इसमें भोजपुरी का बोली के अर्थ में सर्वप्रथम 1789 ईस्वी में राजा चेत सिंह के सिपाहियों ने के लिए प्रयोग हुआ था। तो ये पूछ सकता है, यही लाइन दे देगा और डेट यहाँ से परिवर्तन कर देगा, तो क्या ये हम पकड़ पाएंगे? नहीं। तो इसलिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। बिहारी हिंदी उपभाषा की सबसे अधिक बोली जाने वाली बोली भोजपुरी है, मतलब बिहार के क्षेत्रों में। बिहारी हिंदी उपवर्गों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण बोली भोजपुरी है। क्या है? अधिक जो बोली जाती है वो भोजपुरी है। लोक प्रचलन की दृष्टि से यह हिंदी की सबसे बड़ी बोली है। भारत के बाहर भी मॉरिशस, फिजी आदि क्षेत्रों में भी या आदि देशों में भी अत्यधिक भोजपुरी बोली जाती है। भिखारी ठाकुर को भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है। उन्होंने विदेशिया सहित 12 नाटकों की रचना की थी। ये सब काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब आता है मगही। मगही या मागधी का अर्थ है मगध का भाषा। क्या है?
मगध का भाषा। मगही शब्द मागधी का विकसित रूप माना जाता है, मतलब उससे निकला हुआ। मगही का परिनिष्ठित रूप गया जिला में प्रयुक्त किया गया है। कहाँ पर? गया जिला, है ना। मगही में पर्याप्त लोक साहित्य उपलब्ध है। गोपीचंद और लोरिक के लोकगीत काफ़ी प्रसिद्ध है। अधिकरण कारक में मो का प्रयोग तथा सर्वनाम में आप का प्रयोग इसमें सबसे अधिक किया जाता है। अब आता है मैथिली। मैथिली की विशेषता दिखाता है कि मैथिली का उद्भव मागधी अपभ्रंश के मध्यवर्ती, मतलब बीच मध्यवर्ती रूप में हुआ है, मतलब अपभ्रंश के मध्यवर्ती से, है ना। मिथिला की बोली को मैथिली कहा जाता है। जैसे कौन? वो विद्यापति। उत्तरी मैथिली, दक्षिणी मैथिली, पूर्वी मैथिली, पश्चिमी मैथिली, छिकाछिकी और जोलहा मैथिली की भी इस 6 उप बोलियों के अंतर्गत आती है। साहित्यिक दृष्टि से मैथिली बिहारी हिंदी की सबसे संपन्न बोली मानी जाती है, मतलब सुखी संपन्न बोली। मैथिली में श और ल ध्वनियों का अत्यधिक प्रयोग होता है। एक वचन और बहुवचन रूपों में अंतर दिखाने के लिए सभी लोकन जैसे शब्दों का प्रयोग इसमें किया जाता है। मैथिली में प्रयुक्त सर्वप्रथम है आहा, ओकर, एकर आदि। इसकी क्रियाओं में कोई लिंग भेद नहीं होता। मैथिली संविधान की 8वीं अनुसूची में भी शामिल है। अब आता है पहाड़ी हिंदी उपभाषा। पहाड़ी हिंदी उत्तर भाषा के पर्वतीय क्षेत्रों, मुख्यतः कुमाऊं तथा गढ़वाल में बोली जाती है। पहाड़ी हिंदी पर आर्य भाषा, संस्कृत, तिब्बती, चीनी तथा खस का भी प्रभाव रहा है। इसकी साहित्यिक परंपरा नहीं मिलती। इस उपवर्ग की बोलियों में सानुनासिक स्वरों की प्रधानता है। इसकी बोलियां प्रायः औकारांत रहती है। औकारांत से हमारा तात्पर्य है जैसे घोड़ो, कालो, चालियो, मतलब यो शब्द का प्रयोग किया जाता है आदि, है ना। पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत 2 बोलियां आती है, कुमाऊनी और गढ़वाली। अब कुमाऊनी जो हम सभी ने देखा वो नैनीताल, अल्मोड़ा तथा पिथौरागढ़ क्षेत्र का पारंपरिक नाम कुर्मांचल है, जिसे कुमाऊं कहते हैं। इसकी बोली कुमाऊनी पड़ गया। अब गढ़वाली को देखते हैं। गढ़वाली 52 गढ़ियों में बटे होने के कारण केदारखंड क्षेत्र को गढ़वाल नाम से संबोधित किया गया है या कहा जाता है, और यहाँ की बोली गढ़वाली कहलाती है। उत्तराखंड राज्य के टिहरी गढ़वाल की बोली गढ़वाली का आदर्श रूप माना जाता है। गढ़वाली बोली का भोटिया, शक, किरात, नागा, खस जाति की भाषाओं के अनेक तत्व इसमें शामिल भी किया गया है। अब इसको आगे बढ़ाते हुए कहता है कि अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत जो 3 भाषा आता है वो अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी। अवधी अवध क्षेत्रों में बोली जाती है। अवध अयोध्या का तद्भव रूप है। इस बोली के लिए कौशली, बेसवाड़ी शब्दों का भी प्रयोग इसमें किया गया है। प्राकृत पैंगलम में पुरानी अवधि के रूप मिलते हैं। बेसवाड़ी, मिर्जापुरी तथा बघोनी डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार अवधि के मुख्य उपबोलियां मानी जाती है या है। फिजी, त्रिनिदाद, गुयाना, मॉरिशस, दुबई आदि देशों में भी कुछ लोग अवधि में बातचीत करते हैं। अवधि के विकास को 3 कालों में विभाजित किया गया है। प्रारंभ से 14वीं ईस्वी तक, आदिकाल और
14वीं सदी से 17 और मध्यकाल 17 से अभी तक, मतलब आधुनिक काल तक इसका माना जाता है या फिर जाना जाता है। इसके साथ ही अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी का भी अपना अपना मोस्ट उसका विशेषता रहता है। अब आता है ब्रजभाषा। ब्रजभाषा पशुओं या गायों का समूह या चारागाह पशुपालन का अधिकता के कारण यह क्षेत्र ब्रजभाषा कहलाया और इसकी बोली ब्रजभाषा कहलाई। ब्रज या ब्रजी के एक बोली होने पर भी मध्य युग में हिंदी भाषा से बाहर पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र आदि क्षेत्रों में इसका प्रयोग हुआ है। इसमें साहित्य रचा जाता रहा है। इस कारण भाषा शब्द ब्रज के साथ जुड़कर ब्रजभाषा शब्द बन गया है। इस बोली का आरंभिक रूप आदिकालीन साहित्य में पिंगल तथा मध्यकालीन में भाखा नाम से जाना जाता है या मिलता है। इसका जो अन्य इसका नाम है उपबोलियाँ जो है वो है भोक्सा, अंतर्वेदी, भरतपुरी, डांगी, माधुरी आदि ब्रजभाषा मुख्य उपबोलियाँ हैं। बंगाली कवि ईश्वर चंद्र गुप्त ने ब्रजबोली ईश्वर शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। अब आता है खड़ी बोली। खड़ी बोली का दूसरा नाम कोरवी है। कोरवी का प्रयोग राहुल सांकृत्यायन ने किया था। बीम्स, सुनीति कुमार चटर्जी, धीरेन्द्र वर्मा आदि भाषा वैज्ञानिकों के अनुसार खड़ी बोली का आधार कोरवी है। खड़ी बोली मानक हिंदी का आधार कोलब्रुक ने कनौजी को माना। स्टालविक तथा मोहम्मद हुसैन ने ब्रजभाषा को माना है और मकसद हसन खां हरियाणी को माना है। अब ये जो खड़ी बोली है कौन विद्वान कहाँ से निकलता हुआ माने हैं, इस चीज़ को देखते हैं। कहता है सुनीति कुमार चटर्जी सीधी से मानी है। वहीं कामता प्रसाद गुरु कर्कश से मानते हैं। गिलक्राइस्ट गवारों से मानते हैं। किशोरी लाल वाजपेयी खड़ी पाई से संबंधित हैं। भाषा अन्य वैज्ञानिक खरी या शुद्ध रूप से इस चीज़ को मानते हैं। अब हम सभी देखते हैं राजभाषा हिंदी। यहाँ से भी क्वेश्चन हमेशा पूछी जाती है। ऐसा एग्जाम में कोई एग्जाम जब तक यहाँ से ना क्वेश्चन पूछी जाती हो तब तक एनटीए का खाना पचता ही नहीं है। इसलिए इस चीज़ को ध्यान से लेकर आगे बढ़ाएंगे। सन 1949 ईस्वी में श्री राजगोपालाचारी ने भारतीय संविधान सभा में नेशनल लैंग्वेज के समानांतर स्टेट लैंग्वेज शब्द का प्रयोग किया। संविधान सभा की कार्यवाही के हिंदी प्रारूप में स्टेट लैंग्वेज का हिंदी अनुवाद राजभाषा में किया गया। राजभाषा से तात्पर्य है संविधान द्वारा सरकारी कामकाज, प्रशासन, संसद और विधि विधिमंडलों तथा न्यायिक कार्यालयों के लिए स्वीकृति भाषा। राजभाषा हिंदी के प्रयोग की प्रगति कैसे होती है। संविधान के लागू होने के बाद राष्ट्रभाषा के प्रयोग के संबंध में जो प्रमुख घटनाएं घटी वे इस प्रकार हैं। पहला आता है राष्ट्रपति का आदेश। 1955 ईस्वी में यह आदेश जारी किया गया कि जहां तक संभव हो जनता के साथ पत्र व्यवहार में तथा प्रशासनिक कार्यों में हिंदी का प्रयोग को अंग्रेजी के साथ बढ़ावा दिया जाए, पर साथ ही यह बात भी दी जाए कि अंग्रेजी पाठ ही प्रमाणिक माना जाएगा। कब? ये राष्ट्रपति का आदेश 1955 ईस्वी में। राजभाषा आयोग 1955 में राष्ट्रपति ने संविधान के प्रावधानों के अनुसार बाल साहेब गंगाधर खेर की अध्यक्षता में एक आयोग की स्थापना की गई। इस आयोग में राजभाषा के प्रयोग के बारे में जो सुझाव दिए हैं उनमें से कुछ प्रमुख इस प्रकार हैं। पारिभाषिक शब्दावली निर्माण की गति तीव्र होनी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय शब्दावली को थोड़े हेरफेर के साथ स्वीकार कर लेना चाहिए। हिंदी के क्षेत्र के विद्यार्थियों को
एक और भाषा विशेषता जो दक्षिण भारत की भाषा अवश्य सीखनी चाहिए। 14 वर्ष की आयु तक प्रत्येक विद्यार्थी को हिंदी का ज्ञान करा देना चाहिए। प्रशासनिक कर्मचारियों को निश्चित अवधि के अंदर हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त होना चाहिए। इसके लिए पुरस्कार और दंड की व्यवस्था की जानी चाहिए। प्रतियोगी परीक्षाओं में हिंदी का एक अनिवार्य प्रश्न पत्र रखा जाना चाहिए, जो कि ये उसका प्रावधान है। देवनागरी लिपि को अखिल भारतीय लिपि के रूप में भी विकसित किया जाना चाहिए। अखिल भारतीय हिंदी के विकास का दायित्व सरकार की एक प्रशासकीय इकाई पर डालना चाहिए। भारत की भाषाओं में निकटता लाने के प्रयास करने चाहिए। उच्च न्यायालयों में क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग भी होना चाहिए। ये सभी विशेषताएं हैं जो कि 1955 अध्यादेश में ये सब निर्मित की गई है। अब आता है संसदीय राज्यसभा समिति कब, कितने, कौन सा, क्या नियम अपनाया है, इस चीज़ को दिखाता है। इन सुझावों का परीक्षण करने का दायित्व संसद की राजभाषा समिति को सौंपा गया। समिति ने 1959 ईस्वी में जो सुझाव दिए वे इस प्रकार हैं। कहता है, जब तक कर्मचारी और अधिकारी हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त न कर ले तब तक वे अंग्रेजी में कार्य करते रहेंगे। करने का तात्पर्य है कि हम हिंदी को बढ़ावा देंगे, लेकिन जब तक अंग्रेजी में काम करते रहेगा तब तक उसी के दरमियान वो उसको सीखना चाहिए हिंदी को। 45 वर्ष के ऊपर की उम्र वाले सरकारी कर्मचारियों को हिंदी की प्रशिक्षण की छूट देनी चाहिए। मतलब 45 वाले एज वाले जो भी उम्रदराज सरकारी कर्मचारी हैं उनको इसका प्रशिक्षण में छूट देनी चाहिए। उच्च न्यायालयों के निर्णयों और आदेशों आदि को अंग्रेजी में ही रहना चाहिए। केंद्रीय सेवाओं में परीक्षाओं के माध्यम के रूप में अंग्रेजी को ही बने रहने देना चाहिए। 1965 के बाद हिंदी प्रधान भाषा हो जाना चाहिए आदि इसकी प्रमुख विशेषताएं रही थी। अब आता है उपयुक्त दोनों सिफारिशें राष्ट्रपति का आदेश जो माना गया, इस चीज़ को अब उसमें दिखाया गया है। अब आता है राजभाषा अधिनियम 1963। राजभाषा अधिनियम 1963 जो कि संशोधित कर 1967 कर दिया गया था। इसमें कहता है कि संविधान के उपबंधों के अनुसार 1965 में हिंदी को भारत की एकमात्र राजभाषा बनाना चाहिए था, पर इससे ठीक पहले हिंदी क्षेत्रों मतलब जहां हिंदी ना बोली जाती हो, विशेषतः पश्चिमी बंगाल तथा तमिलनाडु में हिंदी विरोधी आंदोलन प्रारंभ हो गए। ऐसी स्थिति में जवाहरलाल नेहरू ने हिंदी भाषा क्षेत्रों को आश्वासन दिया कि हिंदी एकमात्र राजभाषा स्वीकार करने से पहले हिंदी क्षेत्रों की सहमति प्राप्त की जाएगी। इस आश्वासन की पूर्ति के लिए यह अधिनियम बनाया गया, जिसके प्रमुख प्रावधान इस प्रकार हैं। इसमें स्वीकार जो किया गया है वो दिखाता है कि 26 जनवरी 1965 के बाद भी हिंदी के अतिरिक्त अंग्रेजी भाषा का प्रयोग यथावत चलता रहेगा। मतलब जैसे पहले चलता था वैसे ही अब भी चलेगा। मतलब 1965 के बाद भी 15 वर्ष के बाद भी उच्च न्यायालयों के निर्णयों में हिंदी या किसी राज्य स्तरीय राजभाषा का प्रयोग किया जा सकेगा। संघ के संकल्पों, अधिसूचनाओं और विज्ञापनों आदि दस्तावेजों का भी अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में जारी करना अनिवार्य होगा। जब तक हिंदी भाषा अंग्रेजी को समाप्त करने का संकल्प नहीं ले लेंगे तब तक अंग्रेजी का प्रयोग चलता रहेगा। ये सब उस प्रस्ताव को में शामिल किया गया और स्वीकार किया गया था। अब संकल्प 1968 कहता है 1967 ईस्वी के संशोधन के बाद हिंदी भाषी राज्यों की चिंता तो समाप्त हो गई, किंतु उन लोगों की चिंता बढ़ने लगी जो देश की एकता के लिए हिंदी को एकमात्र राजभाषा के रूप में
स्वीकार करना चाहते थे। ऐसी जटिल स्थिति में संसद के दोनों सदनों में एक संकल्प पारित किया गया, जिसके अनुसार कहता है कि सरकार हिंदी के तीव्र विकास और प्रयोग के लिए एक व्यापक कार्यक्रम तैयार करेगी, जिसकी प्रगति की रिपोर्ट प्रति वर्ष संसद में प्रस्तुत की जाएगी। भारत सरकार राज्यों के सहयोग से त्रिभाषा सूत्र लागू करेगी। इसके अंतर्गत हिंदी भाषी क्षेत्रों में हिंदी और अंग्रेजी के अतिरिक्त एक अन्य भारतीय भाषा का अध्ययन अनिवार्य रूप से होगा तथा अहिंदी क्षेत्रों में प्रादेशिक भाषा और अंग्रेजी आदि क्षेत्रीय का अध्ययन अनिवार्य से किया जाएगा। अब राजभाषा 1976 को अध्ययन करते हैं, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। कहता है कि भारत सरकार ने राजभाषा अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने का दायित्व गृह मंत्रालय को सौंपा। इसके लिए गृह मंत्रालय के अधीन एक राजभाषा अनुभाग की स्थापना हुई, जो बाद में स्वतंत्र राजभाषा विभाग हो गया। राजभाषा विभाग ने सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग को सुनिश्चित करने के लिए 12 अधिनियम को सुनिश्चित किया गया, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। तो दोस्तों, ये था दोस्तों आज का हम सभी का मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो एग्जाम की दृष्टि से। अब हम अगले क्लास में पढ़ेंगे राष्ट्रभाषा के विषय में। आज हम सभी ने पढ़ा कि भोली और आज का राजभाषा का प्रयोग कहाँ और किस नियम के आधार पर होता है। अगली क्लास में हम लोग मिलेंगे तो राष्ट्रभाषा अध्ययन करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि और भी मोटिवेशन के साथ आपके बीच वीडियो लाते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।